देखो आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलेगा। ठीक है, ल चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे। आपको कुछ पूछना है? वीडियोस तो सब आपको मिल रहा होगा। कोई डाउट है किसी टॉपिक में? डाउट है तो पूछ लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ ल चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, अभी देखिए एप्लीकेशंस है। अभी हमने चैटलियर्स प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम में जो चेंज आता है उस बदलाव को वो रिवर्स करता है। ठीक है, चाहे वो कैटलिस्ट चाहे वो कंसंट्रेशन का चेंज हो, चाहे प्रेशर का चेंज हो, चाहे टेम्परेचर का चेंज हो, ठीक, या फिर इन कोई गैस का चेंज हो, इनर्ट गैस का चेंज हो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इन सब चीज़ों को चैटलियर्स प्रिंसिपल से हम समझ सकते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की जो हम देखेंगे अभी। जैसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी मान लीजिए हम एक सिस्टम ले लें। सिस्टम ऐसा हो जो लिक्विड का और वेपर दोनों का मिक्स सिस्टम है। तो एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर लिक्विड फेज से किस में जा रहा है? तो गैसियस फेज में जा रहा है। ठीक है, वेपर फेज कह लीजिए चाहे तो गैसियस फेज कह लीजिए। और उसके बाद क्या होता है? इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक, अब आप देखो, मान लीजिए मैं इसे एक, मान लो मैं एक बर्तन ले लूं। ठीक है, या एक वेसल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? H2O ले लिया। ठीक है, अब H2O को हम क्या करेंगे? पानी को क्या करेंगे? यहाँ से गर्म करेंगे, हीट देना चालू करेंगे। हीट देंगे तो क्या होगा? इसका भाप बन के निकलेगा। ठीक है, इसका भाप यहाँ पे जाएगा और ये जो भाप है इसी को हम क्या कहेंगे? वाटर का वेपर फॉर्म। ये क्या है? वाटर का वेपर फॉर्म। ठीक, और ये है वाटर का लिक्विड फॉर्म। अब आप एक चीज देखिए कि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होना चाहिए? जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा? जो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ ऊपर में हमको दिख रहा है, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सब नीचे की ओर भागना चालू कर देंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर फेज बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक, और ये रिएक्शन को क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, यहाँ से हम टेम्परेचर देंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। उसी के बाद अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमको ये दोनों चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। अभी चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई लिक्विड वेपर सिस्टम है और उस लिक्विड वेपर सिस्टम में एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम आ गया अगर और उसके बाद टेम्परेचर अगर बढ़ाया जा रहा है तो सिस्टम क्या करता है? इधर से इधर की ओर जाना चालू कर देगा, मतलब लिक्विड से वेपर में जाना चालू कर देगा। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर कैसे इंक्रीज होना चालू हो जाएगा? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मेरा ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा।
तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, लिक्विड सरफेस को दबाएगा, जिसके वजह से लिक्विड का सॉरी जो वेपर है वो कंडेंस होगा धीरे धीरे और वापस से वो अपने लिक्विड को मेंटेन करेगा। तो ये यहाँ पे इसका ला चैटलियर्स का प्रिंसिपल इस तरीके से लागू होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा इंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, मतलब अगर हम लिक्विड से वेपर की तरफ जाएंगे तो इंडोथर्मिक प्रोसेस दिखेगा, अगर हम वेपर से लिक्विड की तरफ आएंगे तो हमको एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखेगा। ठीक है, अभी जो वर्डिंग्स मैं लिखूंगा वो वर्डिंग्स आपके नोट्स के लिए है और ये आपका ड्राइंग है। द कन्वर्जन ऑफ water to water vapor is एंडोथर्मिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लिक्विड जो है इस जगह पे लिक्विड क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और तब जाके ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, एंड दस इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अब आप देखिए कि जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड तो गैस क्या करेगा, पूरे वेसल का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब वेसल, ये जो वेसल हमने लिया है इस वेसल का जितना भी वॉल्यूम है, जो खाली जगह है, सब जगह जाके गैस भरना चालू हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का जो वेपर का जो वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई करने लग जाता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ल चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ल चैटलियर्स प्रिंसिपल the increase in volume, the increase in volume, the increase in volume is due to increase in temperature which shifts shift shifts the equilibrium towards towards right hand side। ठीक है, राइट की जगह राइट हैंड साइड लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है। this will form more vapor। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि वेपर बहुत ज्यादा क्रिएट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, दिस विल फॉर्म मोर वेपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर the vapors will start condensing and the reaction will shift towards LHS, लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे रिएक्शन में हमारे पास ये होता है RHS इधर वाला चीज और इधर वाला चीज होता है LHS। ठीक है, चलिए फटाफट इस पॉइंट को पढ़िए और फिगर जो है उसको देखिए, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे।
एक मिनट बच्चे होल्ड करेंगे सर। चलिए वापस चले आते हैं। देखिए नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन। देखो ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। अभी सिंपल इसमें कहता क्या है चैटलियर्स प्रिंसिपल, इसको मैं ना आपको दूसरे बोर्ड में समझाता हूँ, फिर इस पे हम आएंगे। आप चैटलियर्स प्रिंसिपल की पढ़े नहीं हो अभी तक, इसका मतलब अभी देखिए कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, मान लो a प्लस बी, ये हमको क्या दे रहा है c प्लस डी, ठीक है। तो ल चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या समझाता है? अब ये समझाता क्या है? तो मान लीजिए ये जो सिस्टम है ये चला आया इक्विलिब्रियम पे। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अब रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। तो नहीं होगा से क्या मतलब है कि जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट कांस्टेंट हो गया, और जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो चैटलियर ने क्या कहा था कि अगर इक्विलिब्रियम के बाद, ध्यान से सुनोगे, अगर इक्विलिब्रियम के बाद अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करूं, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कहने का मतलब है कि अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, चाहे तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, तो इससे क्या होगा। अब कंसीडर करते हैं कि हमने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो पहले मेरे पास मान लीजिए 2 ml था, सॉरी 2 नहीं, मैं इसको 20 ml कर देता हूँ। मान लीजिए 20 ml था पहले रिएक्टेंट मेरे पास, और हमने क्या किया, इसको बढ़ा के कर दिया 30 ml, मतलब 10 ml हम इसमें और बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनाना चालू कर देगा। अगर प्रोडक्ट पहले था आपके पास 30 ml या कुछ भी, तो 10 ml जो हमने बढ़ाया है ये क्या करेगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना चालू कर देगा, ठीक। अभी चालू करने का मतलब क्या है, तो इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सिस्टम क्या करता है कि जो इसके पास बढ़ा हुआ चीज है वो तुरंत कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, ठीक। जैसे नाइट्रोजन ले ले और हाइड्रोजन ले ले, हम इससे क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अमोनिया, ठीक है, इससे हम बना रहे हैं अमोनिया। ये क्या है, ये है हैबर्स प्रोसेस। अब हमने क्या देखा कि भाई एक टाइम ऐसा आया जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो गया। अब इक्विलिब्रियम में हो गया तो इससे क्या होगा कि रिएक्शन हो जाएगा बंद, ठीक। हम क्या पढ़ते आए अभी तक कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो रिएक्शन बंद हो जाता है। तो एक्चुअल में रिएक्शन बंद होता नहीं है, रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता है। जब तक वो रिएक्शन में है तब तक वो कंटिन्यूअसली चलेगा। अब कंटिन्यूअसली चलने का मतलब क्या है, तो कंटिन्यूस चलने का मतलब है कि रिएक्टेंट जो है ये कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में,
अब जैसे ही प्रोडक्ट का संख्या बढ़ेगा वैसे ही इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट क्या करेगा, फट से कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट में। ठीक है, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट क्या करेगा, फटाक से उसको कन्वर्ट कर देगा रिएक्टेंट में। तो यही चीज कंसंट्रेशन के साथ डील होता है। अगर हम किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो दूसरे डायरेक्शन में भागना चालू कर देता है। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, इसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चालू कर देगा। तो इसीलिए हमको क्या लगता है कि मेरा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हो गया है बंद। ठीक है, रिएक्शन मेरा बंद हो गया, रुक गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और इसी चीज को चैटलियर्स का प्रिंसिपल समझाता है। तो वापस से हम अपने एग्जाम्पल में चले आते हैं। अब एग्जाम्पल क्या कहता है इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक, जहाँ पे हमने ये लिक्विड लिया है वाटर जो लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारा वाटर वेपर है जो है राइट हैंड साइड। ठीक, अब इस सिस्टम को, इस इक्वेशन को हम लेके चले आते हैं अपने इस ड्राइंग में। मान लीजिए हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है। अब देखो एक काम करता हूँ मैं, इसको अलग से बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। मान लीजिए हमने एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी है मेरा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो गर्म कैसे करेंगे, इसको जाहिर सी बात है इसको गैस पे रखेंगे, इसको हीट देंगे और उससे क्या होगा, मेरा ये गर्म होना चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, किसको, लिक्विड वाटर को, पानी को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है एंडोथर्मिक का प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, वाटर, वाटर का लिक्विड, और ये जा रहा है H2O वेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा H2O का वेपर। ये पहला प्रोसेस हो गया। अब इस जगह पे मान लीजिए हमको क्या करना है, ये तो वेपर में जाने का प्रोसेस हो गया। अब वेपर से हमको गैस में आना है। ठीक है, मैं ये दूसरा फिगर बना दे रहा हूँ, देखिए ये फर्स्ट है, ये है सेकंड। अब इस जगह पे क्या है कि यहाँ पे वेपर है। अब इन वेपर्स को क्या करना है मुझे, इन वेपर्स को नीचे लेके आना है लिक्विड में। ठीक है, इनका लिक्विड बनाना है। तो लिक्विड बनाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे इसमें प्रेशर। ठीक है, हम प्रेशर बढ़ाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल है वो सब एक दूसरे से नजदीक आना चालू हो जाएगा, और नजदीक आने से क्या होगा, वो चला जाएगा किसमें, इस लिक्विड वाले वाटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एरो इधर से इधर की ओर देंगे। तो ये हो गया मेरा सेकेंड और ये हो गया मेरा फर्स्ट। तो ये जो प्रोसेस है ये हो जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये है हमारा इंडोथर्मिक। तो इसी को मैंने वहां पे लिखा है इंडो और एक्सो। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब इसको अप्लाई करना है चैटलियर्स प्रिंसिपल पे। तो हम मान लीजिए पहला कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन क्या देख रहे हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड जो है, जो पानी जो है वो किसमें जा रहा है, भाप बन के ऊपर उठ रहा है। अब इक्विलिब्रियम मान लीजिए हो जाए, तो इक्विलिब्रियम होगा तो कैसे होगा, जब तक हम प्रेशर नहीं लगाएंगे ऊपर से। ठीक है, जब तक हम यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाएंगे तब तक इक्विलिब्रियम हमको कैसे मिलेगा। तो जैसे हीट सप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे जो गैस है, ये गैस क्या करता है, पूरा कंटेनर का या वेसल का वॉल्यूम ले लेता है। ठीक, और इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब हम प्रेशर देंगे तो ये भाप क्या होगा, प्रेशर से नीचे बैठना चालू कर देगा, मतलब गैस से लिक्विड में आने लग जाएगा, और मेरा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करने लग जाएगा। तो ये दोनों जो प्रोसेस है, ये दोनों चैटलियर्स प्रिंसिपल को समझाते हैं कि एक बार हमको यहाँ पे वेपर देखने को मिलता है। ठीक है, कब देखने को मिलेगा,
जब लिक्विड से ये किस में जाएगा, वेपर में, और एक बार हमको कहाँ क्या देखने मिलेगा, वेपर से लिक्विड में जाने को मिलेगा। ठीक है, तो वापस से मैं आता हूँ अपने फर्स्ट बोर्ड पे। इस जगह पे आप देखो मैंने चार्टलेस प्रिंसिपल लिखा है, क्या कहता है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर इज एंडोथर्मिक एंड दस इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। मतलब ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये क्या करता है, वेपर का वॉल्यूम बढ़ा देगा। According to Le Chatelier's principle, the increase in volume is due to increase in temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। Which shifts the equilibrium towards right hand side. ठीक, अब ये जो इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम मेरा किधर बढ़ने लगता है, मतलब इधर से इधर की ओर आना चालू हो जाए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना हो जाए। अब हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना है तो क्या करेंगे, हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग एंड द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे LHS में टेम्परेचर लिखा है। अगर LHS में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये प्रोसेस होगा, अगर RHS में हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये प्रोसेस होगा। तो RHS में मैंने प्रेशर नहीं लिखा है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। RHS में हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। अभी क्लियर हुआ। देखो आपने चार्टलेस प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो चार्टलेस प्रिंसिपल को एक बार रिवाइज कीजिए, और सबको बोल दे रहा हूँ सब रिवाइज कीजिए। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। चलो अभी इसके आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। सेकंड एप्लीकेशन है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से ही आएगा। ठीक, अब कॉन्सेप्ट कैसे आएगा वो हम देखेंगे। अब देखो इस जगह पे कि हमने, एक सेकंड, वापस से मैं वही ड्राइंग बना रहा हूँ। देखो ड्राइंग्स लगभग सब एक जैसे ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा कभी। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम इसको हीट दे रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमको वेपर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, अब मैं क्या करूं कि इसमें प्रेशर इंक्रीज करना चालू कर दूं। तो हमने पहले एग्जांपल में क्या देखा कि प्रेशर हम देंगे तो जो वेपर है ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, जब हम प्रेशर लगाएंगे तब, और जब हम टेम्परेचर लगाएंगे तो क्या होगा कि ये वेपर में कन्वर्ट होगा लिक्विड में। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या कहता है कि अगर जो हमारा प्रेशर है उस पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब हम यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज करते चले जाए, जैसे मान लीजिए पहले प्रेशर है 1 atm। ठीक, अब अगर प्रेशर 1 atm है तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो आपके पास है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया 2 atm, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों हो जाएगा ऐसा, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेपर में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, और प्रेशर क्या कर रहा है, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड
is directly proportional to pressure। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट से ही निकल के आता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या तो प्रेशर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं कि देखो सेम एग्जांपल लिखेंगे, H2O लिक्विड, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, तो H2O वेपर में। एज द temperature increases, the liquid is converted to vapor। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। एंड एज द pressure increases, the vapor gets converted to liquid। So to increase the vapor, more temperature is to be given। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर हमको और वेपर बनाना है तो हमको और टेम्परेचर देना होगा, और हीट देना होगा। तो वेपर बनाने की, जितना हम वेपर बनाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट लाइन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज। therefore the boiling point of liquid increases as the pressure, that is external pressure। ठीक है, बाहरी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस। चलिए फटाफट पॉइंट देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।
ठीक है, चलिए हम चले चले अपने तीसरे पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। तीसरा है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, ऑफ ए लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, अभी देखो हमारे पास हम वाटर का ही एग्जांपल लेंगे। वाटर इज अ परफेक्ट एग्जांपल इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो हमारे पास आइस है, ठीक, आइस अगर पिघलेगा तो किस में जाएगा, ये जाएगा वाटर में, ठीक, और वाटर अगर क्या बोलते हैं इसको फ्रीज होगा तो किस में जाएगा, आइस में। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अभी देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये कैसे याद रखेंगे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आप अगर बर्फ लेते हो, छोटा सा कोई बर्फ का टुकड़ा ले लो और अपने आप हाथ में मुट्ठी में बंद कर लो, तो क्या होगा, आपके हाथ की जो गर्मी है उस गर्मी से बर्फ पिघलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथों की गर्मी उस बर्फ को दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके हाथ से वो हीट है जो हीट बर्फ में जा रहा है, इसीलिए इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिफाइन किया जाता है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, अब आइस है तो आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, मोर वॉल्यूम, और जब आइस पिघल जाएगा तो ये हमको कम वॉल्यूम दिखाएगा, ये हमको लेस वॉल्यूम दिखाता है। ठीक है, आप इस ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी है जो आप घर पे भी कर सकते हो। बर्फ को गिलास में या किसी कटोरे में रख लीजिए, जब वो पिघलेगा तो आपको वॉल्यूम कम देगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम इस आइस पे जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे आइस पे, तो क्या होगा, ये आइस कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा वाटर में। ठीक, उसी तरीके से जब हम वाटर को कंडेंस करेंगे और ज्यादा, तो ये क्या होगा कि मतलब वाटर का जब टेम्परेचर हम गिराने लग जाएंगे, कम करने लग जाएंगे, तो वाटर कन्वर्ट होने लग जाएगा किसमें, आइस में। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर का। ठीक है, तो अभी मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको क्या लिखना है नोट्स में उस चीज को। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस, वाटर equilibrium will cause the equilibrium to shift towards right। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इधर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इधर हम प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आइस मेरा कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा किसमें, वाटर में। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो आइस मेरा ज्यादा से ज्यादा मेल्ट करना चालू हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस सिस्टम का मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं और प्रेशर को इंक्रीज करने लग जाऊं, तो क्या होगा, ये जो बर्फ है ये पिघलना चालू होगा और ज्यादा से ज्यादा पिघलेगा, और किस में कन्वर्ट होगा, तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे इस सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है, मतलब चार्टलियर्स के हिसाब से अगर मुझे इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है, तो मुझे क्या करना होगा, पानी को ठंडा से ठंडा करना पड़ेगा। मतलब पानी का जो टेम्परेचर है वो नीचे से नीचे लेते जाना होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री, ऐसे करके हमको नीचे लेके जाना होगा। तब जाके ये जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, आइस में। और इस तरीके से मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा। ठीक, तो पॉइंट्स में लिख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, at
constant temperature, the pressure increases, the pressure increases and more ice melts. ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो आइस जो है ज्यादा पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, in order to maintain the equilibrium, in order to maintain the equilibrium, अगर हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो क्या करना होगा कि पानी का टेम्परेचर कम करना होगा। इफ इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, वी नीड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, हमको क्या करना होगा, वाटर का टेम्परेचर नीचे लेके आना होगा। ठीक है, so that it can be converted to ice. So as the process is endothermic, as the process is endothermic, okay, as the process is endothermic, increase of temperature will shift the reaction in RHS right hand side. ठीक है, this results the more ice to melt. ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। देखो, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बताते जा रहा हूँ। आइस है, देखो यहाँ बर्फ है, बर्फ को हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा, या ये बर्फ जो है पिघलना चालू कर देगा, मतलब बर्फ पानी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और अगर पानी का हम टेम्परेचर नीचे करने लग जाए, टेम्परेचर गिराने लग जाए, तो ये क्या होगा, ये हमारा आइस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसी चीज को ल चैटलियर्स प्रिंसिपल समझाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए चाहे फ्रीजिंग पॉइंट कह लीजिए, तो इसी चीज को चैटलियर्स का प्रिंसिपल समझाता है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लीजिए, पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया, कोई डाउट है?
डाउट है इस पॉइंट में? कंचन, कंचन डिस्कनेक्ट हो गई क्या? चलो ठीक है। हाँ संदीप बोलो। बोलिए संदीप। कुछ नहीं सर। तो हाथ क्यों उठाते हो जी? चलो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो मैं आपको ये मेरे ख्याल से चौथा पॉइंट होगा, ये आपका चौथा पॉइंट होगा। एग्जाम में आपको जितना पॉइंट रहे याद रखिए, कम कोशिश करना है एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लिखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। चौथा पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब देखो यहाँ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी को हम कहते हैं हिंदी में घुलनशीलता। जैसे आपके पास पानी दिया गया है एक गिलास, ठीक है, आप उसमें नमक डालो, देखो नमक जो है तुरंत घुल जाता है। वहीं आप चीनी डालो तो चीनी थोड़ा समय लेता है घुलने, मतलब आपको चम्मच से उसको हिलाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, तो वो घुलेगा। उसके बाद अगर आप उसकी जगह पे कुछ और डाल दीजिए, ठीक है, जैसे रेत डाल दो, बालू डाल दो, तो वो और घुलने में समय लेता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बेसिकली टेम्परेचर की वजह से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी किसी किसी के लिए बढ़ता है, टेम्परेचर अगर घटता है तो किसी किसी के लिए सॉल्युबिलिटी भी घटता है। अब जैसे एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है और कुछ सब्सटेंसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटता है, ठीक है। तो ये टॉपिक को